स्टिफ पर्सन सिंड्रोम इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून का मतलब होता है कि हमारे के शरीर के जो कुछ टिश्यू सेल्स होते हैं उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनने लगती है। इस बीमारी में स्पेसिफिकली ऐसा होता है कि शरीर के कुछ अंग जो है स्टिफ होने लगते हैं। जो कॉमन सिम्टम है वो ये होता है कि मरीज बोलते हैं कि मेरी जो कमर बड़ी स्टिफ हो रही है, तो वो ऐसे स्ट्रेच होने लगते हैं, आगे बेंड होना मुश्किल हो जाता है, पाँव की मसल्स में स्टिफ होने तो चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस बीमारी को करीब 1956 में मेयो क्लिनिक से 14-15 केसेस को लोगों ने स्टडी किया और देखा कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी बन जाती है, जिसके कारण जो कि एंटी गैड एंटीबॉडी और कुछ अनकॉमन पेशेंट्स में एम्पीफाइसिन एंटीबॉडी बन जाती है, जिसके कारण ये बॉडी में स्टिफनेस आने लगती है। बीमारी बड़ी स्पेसिफिकली ट्रंक से या पाँव की मसल से शुरू होती है। तो सबसे पहला सिम्टम ज़्यादातर लोगों में ये होता है कि जब वो चलते हैं तो थोड़ा अकड़ के चलते हैं और आगे झुकने में तकलीफ होने लगती है, या पैरों की मसल में स्टिफनेस आए तो उस वजह से चलने में उनकी चाल बदल जाती है, जिससे कि हमको डाउट हो जाता है कि स्टिफ पर्सन का सिंड्रोम का पेशेंट है। पूरी बॉडी में अकड़न आ सकती है, लेकिन एक तो पहले ही सिंड्रोम पूरा 100% नहीं होता है। तो हर मरीज में थोड़े सिम्टम एक टाइप के होते हैं कि दूसरे मरीज में दूसरे टाइप के होते हैं। कुछ होता है कि मतलब पार्शियल सिम्टम होते हैं, कुछ होते हैं फोकल, यानी सिर्फ एक मसल इन्वॉल्व हो रही है, या तो थाई की मसल इन्वॉल्व हो रही है, एक तरफ की पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसको हम बोलते हैं कि एक लोकलाइज्ड स्टिफ पर्सन सिंड्रोम होते हैं। तो इस तरह के सिम्टम भी पेशेंट में दिखे जाते हैं। अगर जो इस बीमारी का टाइम पे इलाज ना करें तो जैसे मान लो पैरों से शुरू हुई है तो कमर में आ जाएगी, या अगर जो छाती के मसल्स अगर जो इन्वॉल्व होने लगे तो उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जबड़े में स्टिफनेस आ सकती है। ये बीमारी अनकंट्रोल रहे तो आगे उसका स्वरूप बदलता जाता है, लेकिन आज के ज़माने में जनरली ये बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाती है। अगर जो न्यूरोलॉजिस्ट ने देखा है तो उसका हम इलाज भी कर सकते हैं। फिर अगर जो हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो ये फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है। ज़्यादातर पेशेंट 40 साल की उम्र के बाद होते हैं। करीब 10% पेशेंट होते हैं जो यंग एज में होते हैं, हालांकि एज अर्ली एज 5 ईयर चाइल्ड में भी ये रिपोर्टेड है। तो एज इज़ ए रिस्क फैक्टर। दूसरा होता है कि दूसरे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, जिनको डायबिटीज़ है, थायराइड है, या और दूसरे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, उनके साथ एसोसिएटेड होने का भी एक हमेशा अंदेशा रहता है। जब हम इस बीमारी के इलाज के बाद में बात करते हैं तो क्योरेबल का मतलब होता है कि हम इसको जड़ से परमानेंटली ठीक कर दें, पर पहले हम बात करते हैं कि इस बीमारी के सिम्टम को ठीक कर दें। तो उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जिससे इनके सिम्टम को ठीक कर सकते हैं। एक तो सिम्टम को ठीक करना है, एक बीमारी को जड़ से हटाने के लिए भी कुछ दवाइयाँ देते हैं, जिनको हम इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं और बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, जिससे हम डिजीज़ के कोर्स को बदल सकते हैं और सिम्टम को बहुत हद तक इसको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास इतने सारे पेशेंट जिनको मैं लंबे समय से देखता आ रहा हूँ, तो उससे ये भी पता चलता है कि ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका 2 दिन 4 दिन या 2 हफ्ते इलाज करेंगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, और लंबे समय तक इसका इलाज करने की ज़रूरत पड़ती है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है जिससे उनकी स्टिफनेस कम हो जाती है। डिजीज़ को मॉडिफाई करने के लिए इम्यूनोथेरेपी देना पड़ता है। उनको बताते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेचिंग करना है। और इन जितने ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं वो मूड पे बड़ा डिपेंड करते हैं। अगर आपका मन खराब है, आप उदास हैं, तो आपकी बीमारी ज़्यादा होने लगती है। तो आप अपने आप को खुश रखने के लिए योगा करिए, मेडिटेशन करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए। देखिए किन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, उन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, तो आपके सिम्टम को हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं।